Assalamu alaikum dear students. Today we will begin our major topic, and the major topic is essay writing. Obviously लाइफ में हमें जो है वो आपने मैट्रिक एफए एट्थ क्लास से एफएससी में हर जगह पे आपने ऐसे राइटिंग की है और आप ये कह रहे होंगे कि जनाब हमें तो ऐसे राइटिंग आती है, वी आर एक्सपर्ट्स इन ऐसे राइटिंग. But the matter of the fact is that you have learned to memorize the essays but you have not learned how to write an essay. ठीक है, तो इस कोर्स का मकसद है आपको मजमून लिखना सिखाना, और ये जो मज़ामीन हैं ये ऑब्वियसली ज़िंदगी भर अब आपके ये जो टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी इस लेक्चर में, ये बल्कि सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगा, 4-5 लेक्चर्स होंगे इस पे ऐसे राइटिंग पे. तो इसमें जो टेक्निक्स और जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी. आप चाहे कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं या आप चाहे कोई ऐसे लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके काम आएंगी, और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे राइटिंग जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई जा सके. जब हम बात करते हैं जी ऐसे राइटिंग की, एक जो नॉर्मल ऐसे होता है जो कि हमें लिखना पड़ता है, यूजली हम वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ 5 पैराग्राफ ऐसे, कि जो एक मजमून होता है उसके 5 पैराग्राफ्स होते हैं. 5 पैराग्राफ्स की हम डिवीजन ऐसे करते हैं कि नंबर 1 पे पहला पैराग्राफ जो होता है वो आपका वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, या फिर हम उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन. 3 पैराग्राफ्स जो होते हैं वो होती है पैराग्राफ ऐसे की बॉडी. बॉडी जो होती है उसमें आप सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं वो सारी की सारी मुहैया करते हैं. आखिरी पैराग्राफ जो होता है आपका वो होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें आपने ऐसे की बॉडी में लिखी होती हैं उनको आप दोबारा से समराइज करते हैं, और जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है उस पर आप दोबारा अपने ऐसे को कंक्लूड कर देते हैं. जो ऐसे राइटिंग का पूरा प्रोसेस है उसको हम 4 स्टेप्स के अंदर तकसीम करते हैं, यानी कि ये एक पूरा प्रोसेस है, और जब हम लिखना शुरू करते हैं और जब एंड होता है तो ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं. स्टेप नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिगिन विद अ पॉइंट और थीसिस, कि आपका जो मजमून है उसका आगाज़ कहाँ से होना चाहिए, एक नुक्ते से या एक थीसिस से आपका आगाज़ होना चाहिए. योर फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग इज़ टू डिस्कवर व्हाट पॉइंट यू वांट टू मेक एंड टू राइट दैट पॉइंट आउट एज सिंगल सेंटेंस, के जो भी काम, जो भी नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं उस नुक्ते को सिंगल सेंटेंस में आपने लिखना है. देयर आर 2 रीजन्स फॉर डूइंग दिस, और ये काम सर अंजाम करने की 2 जो हैं वो वजूहात हैं, जिन वजूहात की बेस पे आपको ये काम सर अंजाम देना है कि आपने अपनी थीसिस को एक सेंटेंस में लिखना है. नंबर 1 पे यू वांट टू नो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इफ यू हैव अ क्लियर वर्केबल थीसिस, कि पहली बात तो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक वर्केबल थीसिस है या कि वर्केबल थीसिस नहीं है. Also you will be able to use the thesis as a guide while writing your essay. दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक वर्केबल थीसिस है तो वर्केबल थीसिस जो है वो आपको गाइडलाइन मुहैया करेगा, आपके गाइड के तौर पे एक्ट करेगा एट एनी स्टेज. अगर आपके पास वर्किंग थीसिस मौजूद है और आप कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप ये सवाल और इस सवाल का जवाब देने के लायक होंगे कि क्या ये जुमला मेरे थीसिस को सपोर्ट कर रहा है या मेरे थीसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा. विद द थीसिस एज द गाइड द डेंजर ऑफ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एसे इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. अगर आपका थीसिस आपके पास मौजूद है, गाइडलाइन आपके पास मौजूद है, तो आप अपने टॉपिक से हटने के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. जी, अंडरस्टैंडिंग द थीसिस स्टेटमेंट, कि हमें समझना है कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है. जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, दिस इज द सेंट्रल आइडिया एंड इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ थीसिस स्टेटमेंट इन द एसेज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ये आपके ऐसे का मेन पॉइंट होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, और इसको यूजुअली जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके अंदर बयान किया जाता है. ठीक है, राइटर ये कहता है गुड थीसिस स्टेटमेंट डज 2 थिंग्स, कि जो अच्छी थीसिस स्टेटमेंट होती है वो
दो चीज़ें सर अंजाम देती है, दो ऐसे काम हैं जो कि एक अच्छा थीसिस सर अंजाम देता है। फर्स्ट, इट टेल्स द रीडर एन एसेज टॉपिक। नंबर वन पे पहली चीज़ ये है कि जो अच्छा थीसिस है वो आपके रीडर को आपके ऐसे का टॉपिक बता देता है कि आपका टॉपिक क्या है। दूसरी चीज़ जो अच्छा थीसिस सर अंजाम देता है वो ये है, इट प्रेजेंट द राइटर्स एटीट्यूड, ओपिनियन, आइडिया और पॉइंट अबाउट द टॉपिक। कि जो दूसरा काम है वो ये बताता है कि भाई राइटर का जो एटीट्यूड है कि राइटर का झुकाव किस जानिब है, राइटर जो उसने जिस मतलब के टॉपिक पे मजमून लिखने जा रहा है वो उसके हक में है या वो उसके मुखालिफ है। तो ये नज़रिया जो है ये थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपकी थीसिस की अहम क्वालिटीज़ हैं जो कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए। नीचे हमें मिसाल दी गई है थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, ओनिंग अ पेट हैज़ सेवरल इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स। कि अगर आपने अपने पास कोई मतलब कि पालतू जानवर पाल रखा है तो उसके चंद फ़वाइद हैं। अगर हम इस थीसिस स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर टॉपिक ऑफ दी ऐसे जो है वो मौजूद है और टॉपिक है जी ओनिंग अ पेट। अब अगली बात है कि एटीट्यूड। अब एटीट्यूड ये भी हो सकता है कि भी मतलब कि पेट रखना जो है इज़ नॉट एन ईजी जॉब, कि ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसने जो एटीट्यूड अपनाया है, जो इसने रवैया अपनाया है, जो इसका आइडिया है पेट रखने के बारे में, वो ये कहता है कि दैट इट हैज़ सेवरल इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स, कि इसकी चंद अहम जो हैं वो फ़वाइद हैं। अब ऑब्वियसली उसके बाद वो थोड़ा सा मज़ीद इंट्रोडक्शन को मतलब बढ़ाएगा, पेट्स होते क्या हैं डिफ़ाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जो फ़वाइद हैं जो कि उसके ज़हन में हैं कि पेट्स रखने के ये फ़वाइद हैं, हर एक फ़ायदे पे वो एक पूरा पैराग्राफ बनाएगा। अब वो 3 पैराग्राफ बनाता है, 4 पैराग्राफ बनाता है, 5 पैराग्राफ बनाता है, यानी कि जितने ज़्यादा फ़वाइद या जितने ज़्यादा पॉइंट्स उसके माइंड में हैं वो उतने ज़्यादा पॉइंट्स बनाएगा और ऐसे इसी तरीके पे वो अपना ऐसे जो है वो डेवलप कर लेगा। इसके बाद है जी एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 जो है, फॉर ईच थीसिस स्टेटमेंट बिलो सिंगल अंडरलाइन द टॉपिक एंड डबल अंडरलाइन द मेन पॉइंट दैट द राइटर विशेस टू एक्सप्रेस। कि आपको राइटर ने किताब के अंदर जो ये नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ऑब्वियसली जैसे कि प्रीवियस आपके जितने लेक्चर्स हुए हैं, जितने भी पीडीएफ के नोट्स थे या जहाँ से लेक्चर बनाए गए थे, वो मटेरियल आपके साथ शेयर किया गया है ताकि वो बच्चे जो वीडियो लेक्चर नहीं सुन सकते वो कम से कम रीडिंग तो कर लें और रीडिंग के बाद जो है वो उनको आइडिया हो जाए कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1 जो है इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, एक सोल्यूशन उसने दिया है कि जनाब वो ये कहता है, पहली थीसिस जो है कि अवर कंपनीज प्रेसिडेंट शुड बी फायर्ड फॉर 3 मेन रीजंस। कि 3 ऐसी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी जो कंपनी है उसका प्रेसिडेंट है, जो उसका सरबराह है, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब ऐसे का टॉपिक जो बनता है वो बनता है जी आवर कंपनी प्रेसिडेंट। जो एटीट्यूड है, ही शुड बी फायर्ड फॉर 3 मेन रीजंस, कि 3 ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। दूसरी एग्जांपल उसने लिखी है, द इंटरनेट हैज़ लेड टू अ न्यू काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपके पास वो है द इंटरनेट, और जो एटीट्यूड है, अब एटीट्यूड ये भी हो सकता था कि द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ, के इंटरनेट ने जनाब हमारी ज़िंदगी को जो है वो रेवोल्यूशनाइज मतलब कि उसके अंदर जो है वो तहलका मचा दिया है। उसने इंटरनेट ने जो है वो इल्म के दरिया बहा दिए हैं। लेकिन जो राइटर का एटीट्यूड है वो ये कहता है कि इसने एक नई किस्म की फ्रस्ट्रेशन जो हैं उनको पैदा कर दिया है। इसका एक नुक्ता नज़र जो है वो आम लोगों से हट के है। अब ऑब्वियसली इसके लिए आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी और हर एक जो एग्जांपल है वो उसका एक पैराग्राफ होगा। ऐसे ये यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी ये थीसिस
स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 5 ऊपर वाली आपने उठानी है थीसिस स्टेटमेंट्स, उनका आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपने क्या करना है कि एक अंडरलाइन आपने लगानी है टॉपिक के नीचे कि इसका थीसिस जो मतलब कि जो मजमून बनेगा इस लाइन के बाद उसका टॉपिक क्या होगा और उस मजमून के अंदर जो राइटर है राइटर का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पहली 5 जो स्टेटमेंट्स हैं इनका एनालिसिस आपने करना है। एक अंडरलाइन लगानी है टॉपिक के नीचे और 2 दफा अंडरलाइन करना है आपने एटीट्यूड को। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइटिंग ए गुड थीसिस। हम अच्छा थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। अच्छा थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ टॉपिक दैट इज नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो। एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वसी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। कि एग्जाम्पल देता है कि लेट्स सपोज कि आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया कि आप मैरिज के ऊपर लिखें, आप मतलब मैरिज के ऊपर। अब मैरिज इतना वसी टॉपिक है कि इसको 500 वर्ड्स का जो ऐसे होता है उसके अंदर रिकवर करना मुमकिन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस टॉपिक को नैरो डाउन करना है, उसका एक पर्सपेक्टिव उठाना है। जैसे वो इंटरनेट का उसके ऊपर एक मतलब के पर्सपेक्टिव उठाया कि इंटरनेट ने जो हमारी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो हैं पैदा कर दी, बेचैनी पैदा कर दी। अब ऑब्वियसली ये एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंटरनेट के और भी बेतहाशा पर्सपेक्टिव हैं कि इंटरनेट इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज, आप ये भी कह सकते हैं। और इंटरनेट इज़ द कंटिन्यूस सोर्स ऑफ मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, एक ये भी एटीट्यूड है। अब इसमें आप यूट्यूब लिख लें, फेसबुक लिख लें, ट्विटर लिख लें कि जनाब हर जगह से इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट हो रही होती है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं और ये नैरोड डाउन टॉपिक हैं। अगर आप जनरल इंटरनेट की बात करें तो उस पर आप पूरी बुक लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद राइटर ने आपको एक असाइनमेंट दी है। असाइनमेंट ये है कि नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स के अंदर उसने जनरल सब्जेक्ट्स बताए हैं नंबर 1 पे, उसके बाद उसने उनका टॉपिक को नैरो डाउन किया है और नैरो डाउन करने के बाद उसने उसका थीसिस स्टेटमेंट बनाया। नंबर 1 पे है जनरल स्टेटमेंट मैरिज, लिमिटेड सब्जेक्ट है जी हनीमून, और वो ये कहता है कि हनीमून इज परहैप्स द वर्स्ट वे टू मतलब बिगिन अ मैरिज। अब ये जो वर्स्ट वे है, अब आपका सारा मजमून क्या होगा कि भाई हनीमून के जनाब नुकसानात क्या हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक उसने दिया फैमिली। फैमिली में क्या है जी, ओल्डर सिस्टर पे उसने लिखा कि फैमिली की सारी शख्सियात पे आप लिखना शुरू कर दें कि आपके भाई, आपके बहन, आपकी वालिद, आपकी वालदा, आपके दादा, आपकी मतलब दादी, आपके मामू ममानियाँ, कजन्स, तो वो बेताशा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो उसने नैरो डाउन किया है। फैमिली में किस पे लिखा है, ओल्डर सिस्टर पे लिखा है, और वो ये कहता है माई ओल्डर सिस्टर हेल्प मी ओवरकम माई शाइनेस। के टॉपिक हो गया माई ओल्डर सिस्टर और जो एटीट्यूड है कि शी हेल्प मी ओवरकम माई शाइनेस। अब वो लिखेगा, पूरी हिस्ट्री देगा मजमून के अंदर कि बचपन में उसके अंदर जो है वो मतलब कि शर्माहट का एलिमेंट जो था, शाइनेस का एलिमेंट था और वो हर चीज़ से मतलब कि शर्मा जाता था। सिस्टर ने ऑब्जर्व किया और उसने 3 4 5 मौक़ों पे हेल्प की वो जो शर्माहट है उस पे काबू पाने में, और वो सारे वाक़यात लिखेगा। नैरेटिव ऐसे होगा ये, और आखिर में थीसिस वो दोबारा जो है वो रिपीट कर देगा मतलब कंक्लूजन में कि ये सारे वाक़यात जो हैं इससे ये साबित होता है कि मेरी मतलब कि सिस्टर जो है शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल और उसने मेरी हेल्प की। ऐसे ही आगे मतलब टेलीविज़न पे है, चिल्ड्रन पे है, स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स आप देखें कि कितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, तो हर एक स्पोर्ट पे तो आप लिखना चाहें तो आप तो मतलब कि बेताशा मैं कहता हूँ 3 4 किताबें आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स में से उसने एक पर्सपेक्टिव उठाया है, प्लेयर्स सैलरीज, के जो खिलाड़ी हैं उनकी तनख्वाहें। प्लेयर्स हाई सैलरीज आर बैड फॉर द गेम्स, फॉर द फैंस एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ आवर चिल्ड्रन डेवलपिंग। अब ये एक एटीट्यूड है, लोग जो है वो गेम्स में जाते हैं कि गेम्स में पैसा अच्छा होता है। राइटर का पर्सपेक्टिव एक और है, वो ये कहता है कि भाई खिलाड़ी जो हैं उनकी जो अच्छी तनख्वाहें हैं, जो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है माशरे के लिए। हमारे बच्चों की जो मतलब ग्रोथ है उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं बल्कि बुरी है। अब ये बुरी, अगर आप इस नज़रिए को, ये नज़रिया अपनाएं तो आपको इसकी बुराइयां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप अपने टॉपिक को जनरल से नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, इतना
कि आप उसके ऊपर एक अदद मजमून लिख सकें। जी, टॉपिक को नैरो डाउन करना जो है वो ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टेज में जो है वो पहली दफ़ा आप जो है वो एक टॉपिक उठाएं और पहली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे जाएं और आप ये कहें कि टॉपिक नैरो डाउन हो गया। ठीक है, इसके सेवरल स्टेजेस होते हैं। टॉपिक्स को नैरो डाउन के बाद मज़ीद नैरो डाउन के बाद मज़ीद नैरो डाउन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे उसने एक्टिविटी दी है हमें, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आपने ये खुद सॉल्व करनी है, बस आपने सिर्फ इसको नज़र मारनी है। नंबर 1 पे मैंने एक एक्टिविटी सॉल्व की है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जनाब के एथलीट्स पे लिखने को मजमून दिया गया कि भाई आपने एथलीट्स पे मजमून लिखना है। अब नंबर 1 पे जनरल टॉपिक इसका जो है वो एथलीट्स है। ये बेसिकली एक्टिविटी है कि इसको अपने सीक्वेंस में लगाना है कि नंबर 1 पे और नंबर मतलब कि सबसे जनरल टॉपिक जो है कौन सा है और जनरल के बाद सबसे नैरो डाउन जो है टॉपिक वो कौन सा है। तो नंबर 1 पे एथलीट्स है। नंबर 2 पे आएगा प्रोफेशनल एथलीट्स के। उसने एक होते हैं वो जो कि मतलब कि हैबिचुअल एथलीट्स होते हैं जिनको शौक होता है, ठीक है, और एक होते हैं प्रोफेशनल एथलीट्स। प्रोफेशनल एथलीट्स के बाद जो है वो आगे प्रोफेशनल एथलीट्स की बेतहाशा कैटेगरीज होती हैं, हर गेम्स के अंदर एथलीट्स होते हैं। तो उसने किया है जनाब मजीद नैरो डाउन। उसने ये कहा है कि मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर्स। अब बेसबॉल में भी जैसे मतलब क्रिकेट में आपके पास बैट्समैन होते हैं, बाउलर होते हैं, फील्डर्स होते हैं, विकेट कीपर होता है, ऐसे बेसबॉल के अंदर डिफरेंट किस्म के रोल्स होते हैं। और अब वो मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर्स से आगे आ गया है मेजर लीग पिचर्स। पिचर्स वो होते हैं जैसे क्रिकेट में बॉल फेंकी जाती है ऐसे ही बेसबॉल में खड़े होके तो एक जगह से बॉल फेंकते हैं। वो जो बंदा बॉल फेंकता है उसे हम कहते हैं पिचर्स। पिचर्स के बाद जो आखिरी मजीद उसने पिचर्स को भी नैरो डाउन किया वो ये कहता है मेजर लीग पिचर सैलरीज टू हाई, कि उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं, इतनी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए। अब ये नैरो डाउन टॉपिक है, इस पे आप मजमून लिख सकते हैं, ठीक है। पिचर्स की अगर आप खाली बात करेंगे तो बेतहाशा पिचर्स हैं और वो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। जैसे बैट्समैन होते हैं, जैसे बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स आ गए, ठीक है जी। फास्ट बॉलर्स में आप मजीद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पे आ जाएंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में से आप एक बॉलर को उठाएंगे और उस पर आप मजमून लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे उसने नैरो डाउन कर दिया उसको। नेक्स्ट अगेन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि टॉपिक को नैरो डाउन कैसे किया जाता है, उसको लिमिटाइज कैसे किया जाता है, उसको मजमून लिखने के लायक जो है कैसे बनाया जाता है। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक जो आप उठा रहे हैं वो मजमून से बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े स्कोप का हो। अभी यहाँ पे वो एक एग्जांपल देता है कि जनाब टीचर ने जो है वो बच्चे को असाइनमेंट दिया कि फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो आपने लिखना है। अब फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये बहुत वसी टॉपिक है। इसमें आप मतलब हर एक टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट जो है वो सोचने बैठा है, उसने सोचने में जो है वो माइंड मैपिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। माइंड मैपिंग में फिजिकल एक्सरसाइज में बाइसिकलिंग आ जाती है, इसमें स्विमिंग आ जाती है, इसमें वेट लिफ्टिंग है, इसमें डांसिंग है, इसमें मतलब जॉगिंग है। अब वो जॉगिंग में से या वेट लिफ्टिंग में बाइसिकलिंग में से एक टॉपिक उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जॉगिंग से फिर आगे उसने मजीद जो है वो देखें वेट लॉस है, मतलब कैन रन विद अदर्स है, इनएक्सपेंसिव है, आउटडोर हो सकती है, इंडोर हो सकती है, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। अब वो फिजिकल एक्सरसाइज में सारी चीज़ों पे मजमून नहीं लिखता, मतलब लिख नहीं सकता। बाइसिकलिंग को शामिल नहीं कर सकता, स्विमिंग को शामिल नहीं कर सकता, डांसिंग को शामिल नहीं कर सकता। अगर लिखेगा तो या खाली डांसिंग पे लिखेगा, या खाली जॉगिंग पे लिखेगा, या खाली बाइसिकलिंग पे लिखेगा, या खाली स्विमिंग पे लिखेगा, क्योंकि ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। अब वो देख रहा है कि उसके पास अच्छे आइडियाज़ किस में, तो अच्छे आइडियाज़ उसको सबसे ज़्यादा नज़र आए हैं जॉगिंग में। तो जॉगिंग पे ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो मजमून बना लेगा, बाकी जितने पर्सपेक्टिव्स हैं वो उनको इग्नोर कर देगा। इसके बाद अब आप देखें कि वो स्टूडेंट ने 3 डिफरेंट जो हैं वो थीसिस स्टेटमेंट्स नैरो डाउन किए। रनिंग इज एन ईजी वे टू गेट नीडेड एक्सरसाइज, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, कैन बी डन ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड रिक्वायर्स फ्यू स्पेशल स्किल्स। एक तो ये टॉपिक सेंटेंस है। दूसरा टॉपिक सेंटेंस ये बना है रनिंग बेनिफिट्स द लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड लेग्स एंड लेग मसल्स।
अब ये अलग पर्सपेक्टिव है, वो अलग पर्सपेक्टिव है। रनिंग बर्न्स कैलोरीज एंड हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट, अब ये एक और अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें से एक पर्सपेक्टिव आपने उठाना है और उसको सपोर्ट आपने करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला अगर आप उठाते हैं तो जनाब एक तो आपका टॉप इसमें पॉइंट बन गया कि रनिंग इज़ इनएक्सपेंसिव, इस पर कोई खर्चा नहीं होता। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी डन ऑलमोस्ट एनीवेयर, जहाँ मर्जी हैं आप घर की छत पे हैं, आप रोड पे हैं, आप मतलब के पार्क में, आप अपने ऑफिस में, कहीं पे भी आप हैं, यू कैन डू इट एनीवेयर। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स आपको नहीं चाहिए होते, कि आपको कहीं पे कुछ सीखना नहीं पड़ता, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदना पड़ता, तो आपको कोई किसी खास किस्म की मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी पॉइंट्स जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है उसके साथ हेल्पिंग में, और आप जो है वो अच्छा मजमून बना सकते हैं जी। अब मज़ीद फैसला करने के लिए कि ये जो 3 मेन पॉइंट्स उसने निकाले हैं मजमून लिखने के लिए, इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके बारे में वो इजीली लिख सकती है। उसने मज़ीद जो है प्री राइटिंग टेक्निक्स जो कि आपको बताई गई थी जब हमने मतलब कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग में आपको बताया था कि आप टेबल्स बनाते हैं, तो इसने क्या किया है, टेबल बनाया तीनों पे, मतलब कि नंबर 1 पे इजी वे ऑफ एक्सरसाइज है, उसके बाद बेनिफिट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को और हेल्प्स मेंटेन हेल्दी वेट। तो उसने देखा है कि जनाब कि सबसे ज़्यादा मटेरियल उसके पास इजी वे टू गेट एक्सरसाइज है, कि इस पे उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है और उसको वो मजमून के अंदर डेवलप कर सकती है। तो इसको अब आगे जो है वो ऐसे में कन्वर्ट कर लेगी जी। ऊपर जो हमने टेबल देखा है उससे अब एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो स्टूडेंट है उसके नज़दीक कि वाई रनिंग इज़ एन ईजी वे टू मतलब गेट एक्सरसाइज, कि ये एक आसान तरीका है एक्सरसाइज करने का, ये उसके लिए ईजी टॉपिक है। इसके पास इस टॉपिक से रिलेटेड उसके पास जो है वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि टॉपिक को नैरो डाउन करना कितना ज़्यादा अहम है और प्री राइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि आप ऑलरेडी एक आउटलाइन बना लेते हैं और जिस पर्सपेक्टिव में आपके पास सबसे ज़्यादा मटेरियल है उस पर्सपेक्टिव को आप अपनाएंगे। तो इसी वजह से मेन पॉइंट को पहले लिखना और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अब हमें आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स किस चीज़ की हैं कि एक ही टॉपिक है, टॉपिक के आगे राइटर ने मेन पॉइंट लिखा है और अब देखें कि एक ही टॉपिक पे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में ऐसे जो है वो मजमून कैसे बनाया जा सकते हैं। नंबर 1 पे जी सम प्रोफेशनल एथलीट्स एक्ट एज अ नेगेटिव रोल मॉडल्स फॉर यंग पीपल, के बाद प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते हैं वो नौजवान लोगों के लिए नेगेटिव रोल मॉडल। इसमें हमारे पास बेताशा, अगर हम अपने मुल्क में क्रिकेट की फील्ड में देख लें तो हमारे पास मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और इस जैसे बेताशा लोग जो कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, सम प्रोफेशनल एथलीट्स हैव ट्रेन ईयर्स राउंड, के बाद प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते हैं उनको सालों साल जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सम प्रोफेशनल एथलीट्स हैव कॉज्ड देमसेल्व्स हार्म बाय टेकिंग स्टेरॉइड्स, अब ये एक टोटली न्यू पर्सपेक्टिव आ गया। ऐसे ही हर एक जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा टॉपिक गोइंग टू कॉलेज है, तीसरा टॉपिक है कंजर्विंग एनर्जी एट होम है, चौथा टॉपिक है दी इंटरनेट, और उस पे आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि कैसे डिफरेंट जो है वो एटीट्यूड अपनाए गए हैं और हर एक एटीट्यूड जो है वो उसके नतीजे में, उसको अडॉप्ट करने के नतीजे में एक टोटली डिफरेंट मजमून जो है वो आपके सामने निखर कर आएगा। जैसा कि आपने देख लिया है कि एक जो टॉपिक है उसके ऊपर मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स डेवलप की जा सकती हैं और वो मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो टोटली एक नया मजमून आपके सामने पेश कर देती हैं, ठीक है। तो अब आपने कौन सा थीसिस स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है या आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे डेवलप करना है, वो जो है आपका मकसद क्या है, आपका मकसद जो लिखने का है वो आपको हेल्प करेगा डिटरमिन करने में कि आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है और आपने अपने जो ऐसे है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बिलो इज द लिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट थीसिस स्टेटमेंट्स रिटन ऑन हीटिंग कॉस्ट, ईच सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस। ये बुक चूँकि अपना इंग्लैंड और
उसमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव में लिखी गई है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो हीटिंग के जो लोग सर्दियों में अपने घरों को हीट करते हैं उसके ऊपर जो खर्चा आता है, वो टॉपिक है, ठीक है, हीटिंग कॉस्ट। अब थीसिस जो है डिफरेंट कि आपके लिखने का मकसद क्या है। अगर तो आपके लिखने का मकसद है एनालाइज करना, तो आपका थीसिस होगा अ होम एनर्जी ऑडिट रिवील्ड दैट वी कैन रिड्यूस्ड होम हीटिंग कॉस्ट बाय $500 अ ईयर। अब ये एनालिसिस है। अब इसमें आप बताएंगे कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कि आप अपने घरों को इंसुलेट करें, आप अपनी विंडोज़ को जो है बंद रखें, और बेताशा चीज़ें हैं कि आप अप्लाइंसेस जो हैं उनको आइडल ना छोड़ें, दिस दैट मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आ जा सकती हैं। दूसरा पर्पज़ आपका हो सकता है टू एक्सप्लेन अ कॉज, के वजह जो है उसको मतलब बयान करना। तो उसमें थीसिस क्या है, अवर होम हीटिंग costs were high because of the poor insulation, drafty windows and an inefficient furnace। अगर आपने कंट्रास्ट करना है यानी कि मवाजना करना है, डिफरेंसेस शो करने हैं, तो होम्स यूजिंग पैसिव सोलर एनर्जी हैव लोअर हीटिंग बिल्स देन दी अदर्स। अगर आपने एक्सप्लेन एंड इफेक्ट मतलब काज एंड इफेक्ट वाला मजमून लिखना है, तो हायर हीटिंग कॉस्ट्स हैव मेड आर्किटेक्ट design more energy efficient homes। to explain a process, अगर आप मतलब के प्रोसेस ऐसे लिखना है, तो lowering home heating cost is easy if one follows 3 basic steps। कि अगर आप ये 3 स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करें तो आप घर की जो हीटिंग की कॉस्ट है, हमारे यहाँ कूलिंग की कॉस्ट होती है खैर क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। टू ऑफर अ सोल्यूशन, कि अगर आपने लोगों को मशवरा देना है तो मशवरा क्या होगा, पीपल हु ओन ओल्डर होम्स शुड हैव एन एनर्जी ऑडिट टू फाइंड वेज टू रिड्यूस हीटिंग कॉस्ट। टू क्लासीफाई, कि अगर आपने जो है वो क्लासिफिकेशन ऐसे लिखना है, हीटिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव सोलर विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी। टू एक्सप्लेन एडवांटेजेस, अगर आपने फ़ायदे मतलब बयान करने हैं, तो रिड्यूसिंग हीटिंग कॉस्ट नॉट ओनली सेव्स मनी बट इट आल्सो इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ होम एंड हेल्प्स द इन्वायरमेंट। टू एक्सप्लेन डिसएडवांटेज, अगर आपने डिसएडवांटेज बताना है, तो इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स विल रिड्यूस हीटिंग कॉस्ट बट दे आर अनसाइटली एंड एक्सपेंसिव, कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे आपकी बिजली की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन सोलर पैनल अच्छे नहीं लगते और वो एक्सपेंसिव यानी कि महंगे होते हैं। जी बेटा, नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ये वाले। इस बुक के जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम एक्टिविटीज़ आप जो है वो साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं, ताकि आपको ऐसे राइटिंग जो है वो उसकी समझ आए और आपको किसी जो है वो मसले का या किसी इशू का जो है वो सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना काफ़ी है जी, अल्लाह हाफ़िज़।